पीड़ितों की आवाज उठाने वाला आज खुद एक पीड़ित बन गया है। ना कोई दलील, ना कोई वकील, और उनको सीधा जेल की हवा खानी पड़ रही है। बात कर रही हूं देसी पत्रकार कर्मू की। हजारों की तादाद में पोस्ट आज सोशल मीडिया पर तैर रही हैं, सुनामी का रूप ले चुकी हैं, लेकिन जवाब है सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट के पास। ना तो उनको उठाने से पहले सुनने में ये चीज आई है कोई नोटिस दिया गया, ना उन्हें बताया गया कि किस हीनियस क्राइम में, क्योंकि जो जो धाराएं उनके ऊपर लगी है वो इस प्रकार की लगाई गई हैं कि पता नहीं कौन सा बड़ा अपराध उन्होंने किया है, जिसके चलते आज वकील पैनल के दो एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप राठी जी मौजूद हैं, परवीन शर्मा जी मौजूद हैं। तो दोनों वकील जो हैं किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। अब कौन कौन सी धाराएं लगाई गई और कर्मू पर साइबर टेररिज्म तक की धारा लगाई गई है, इतनी बड़ी धारा कि आतंकवाद सोशल मीडिया के थ्रू फैलाया गया है। अब क्या इतना बड़ा हीनियस क्राइम उन्होंने किया था, नहीं किया था, किस प्रकार से कोर्ट इसके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, उसकी पूरी जानकारी हम लेंगे परवीन शर्मा जी से। हाँ जी परवीन जी, क्या कुछ मामला है ये, कौन कौन सी धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं? इनिशियली जब एफआईआर बनाई गई, एफआईआर नंबर 178, उस टाइम पे कुछ धाराएं जो लगाई गई थी कर्मू के ऊपर वो कुछ कम थी। बाद में इंटेंशनली कुछ ऐसी धाराएं भी ज्यादा जो ऐड कर दी गई एफआईआर के अंदर, जिनका कंटेंट ऑफ एफआईआर से कोई लेना देना नहीं है। उनमें एक मेन जो धारा लगाई गई 66F, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इतनी बड़ी धारा? जी बिल्कुल, इतनी बड़ी धारा। और किस वजह से लगाई जाती है ये? इस धारा को लगाने का क्या मंशा रही होगी पुलिस प्रशासन की, उस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाएंगे, पर कहीं जो फैक्ट्स और कंटेंट ऑफ एफआईआर है उससे इस धारा का मेल जोल कहीं दिखाई नहीं दे रहा साफ साफ। इतनी बड़ी धारा लगाना, मतलब वो भी एक पत्रकार पर जो खुद पीड़ितों की आवाज उठाते हुए आए हैं, पीड़ित बना दिया गया, ना घर वालों को इन्फॉर्म किया गया, ना किसी और को इन्फॉर्म किया गया, ना कोई नोटिस उनको दिया गया, ऐसे उठा लेना, मतलब इतना बड़ा अपराध किया हुआ था उन्होंने। कहीं ना कहीं इस प्रकार की धारा लगाना दुर्भावना लगती है मुझे प्रशासन की। सोशल मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है, काफी स्ट्रॉन्ग पार्ट है हमारी डेमोक्रेसी का। जब इस प्रकार की धारा लगा के एक ऐसी थ्रेट पैदा की जा रही है एक जर्नलिस्ट के साथ में, वो नाजायज ही लग रहा है। तो अब आगे क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है? सुनने में ये चीज भी आई थी भाई आप लोगों को एफआईआर तक भी नहीं दी गई थी, नंबर तक भी नहीं बताया गया था आप लोगों को। शुरुआत में तो हमें ये भी नहीं पता था कि उसको कहां पर अरेस्ट करके कहां पर डिटेन करके रखा गया है। जी। हमने कोर्ट में कई जगह पर अपने अलग अलग एडवोकेट्स बैठा रखे थे कि भाई पता नहीं किस कोर्ट में पेश करेंगे। जब कोर्ट में पेश किया गया तो हमने उनसे जो ऑफिशियल थे, पुलिस ऑफिशियल से, उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट दिखाई कि भाई आप हमें प्रोवाइड करो डॉक्यूमेंट, एफआईआर वगैरह। लेकिन क्योंकि एफआईआर में इस प्रकार की धाराएं लगाई ही नहीं गई थी तो उन्होंने हमें एफआईआर देने से मना कर दिया। जी। इसके बाद हमने कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन मूव करी, मेरे कलीग संदीप राठी जी ने। जी। इन्होंने एक एप्लीकेशन मूव करी। उस एप्लीकेशन के अंदर हमने डिमांड की कि हमारा एक्यूज्ड का राइट है कि आप वे डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करें जिन डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे आपने इसको अरेस्ट किया है। मतलब कोर्ट जाने के बाद पता चल रहा है उसको इस बात का? कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर पास किया, उसके बाद ही उन्होंने हमें एफआईआर और रिमांड पेपर प्रोवाइड करवाई। ऐसे हीनियस क्राइम, मतलब इतना क्या कर दिया उन्होंने कि एफआईआर नंबर तक छुपाना, उसके बाद आप लोगों ने भी मतलब एप्लीकेशन मूव की, उसके बाद आपको ये सारी की सारी चीजें मिली है, आपको पता चला है कि एफआईआर का नंबर क्या है और एफआईआर के अंदर क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और क्या कुछ जुर्म के तहत धाराएं लगाई गई हैं। तो मतलब इतनी सारी चीजें छुपाना और उसके बाद क्या मानते हैं आप? देखिए मैम, जर्नलिस्ट की छोड़िए, एक आम आदमी के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर उसको सबसे पहले उसके खिलाफ कोई एफआईआर कुछ भी होता है उसको नोटिस दिया जाएगा, नोटिस से उसके जवाब लिया जाएगा। अगर उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके एफआईआर नंबर है और एफआईआर दी जाएगी। इस केस में बड़ा अजीब हुआ है। हमने जब डिमांड की प्रशासन से कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या एफआईआर है किस सेक्शंस में हमें बताया जाए, वो बिल्कुल मना कर दिया गया कि हम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे। उसके बाद फिर हमने एप्लीकेशन एक मूव की और
मैं आपको बता दूं और दर्शकों को कि कोर्ट के माननीय कोर्ट के आदेश के ऊपर आदेश के बाद ही हमें डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जी। तो ये बड़ा अजीब वो है कि एक फंडामेंटल्स राइट थे। दूसरी बात एक 66F है जो कि साइबर टेररिज्म के लिए लगती है और ये धारा बाद में ऐड की गई है और इसका मनसा मुझे देखिए मेरा अपना ओपिनियन है कि जो FIR के कंटेंट से उसके अनुसार ये धारा नहीं बढ़ती और ये धारा इसीलिए लगाई गई कि ज़्यादा से ज़्यादा समय कर्मों को जेल के अंदर रखा जाए और एक प्रेशर क्रिएट किया जाए, एक मैसेज दिया जाए। शायद यही सोच के मेरा अपना ओपिनियन की धारा ऐड की गई, बिल्कुल गलत ऐड की गई है ये और एक जांच होनी चाहिए थी। और एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में अरनेश कुमार के केस में एक आदेश दिया था कि जिस केस में 7 साल तक की सज़ा हो वह उन केसेस में अरेस्ट ना किया जाए, अगर आयु चाहे तो नहीं कर सकता है। तो जितने अन्य सेक्शंस थे वो सारे इस तरह से जो थे 7 साल से नीचे की सज़ा थी। शायद उसी चीज़ को एक बाईपास करने के लिए ये धारा लगाई गई कि इसमें उम्र कैद है और इसको हम अरेस्ट कर ले। फिर सर मैं यही चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, अब जैसे कई लोग हैं जो लगे हुए थे, मतलब इसमें क्योंकि आपने बताया कि धारा इस प्रकार की लगाई गई हैं सोशल टेररिज्म की। हम लोग तो एक मीडिएटर हैं, एक माध्यम है कि जो सरकार के और लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम हम लोग करते हैं। सरकार के लिए भी हमने कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान रास्ते कर दिए हैं कि आम जन मानस की जो भी समस्याएं हैं वो सरकार तक पहुंचे, प्रशासन तक पहुंचे। लेकिन इस प्रकार से अगर किसी पत्रकार की आवाज को दबाया जाएगा, इसको आप क्या मानेंगे? देखिए जो जर्नलिज्म है वो 4th पिलर है, लोकतंत्र का 4th पिलर है और हमारे देश में कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपने अरेस्ट करना था, उन पे कार्रवाई करनी थी, जो उसके फंडामेंटल राइट से कम वो वायलेट नहीं करने चाहिए थे। और मैं माननीय उच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट से आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के इस केस में शू मोटो लिया जाए कि पत्रकार न केवल कर्मों के बल्कि अन्य के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है जो 18 तारीख को दर्ज की गई है। जी, मतलब 18 तारीख को दर्ज की गई थी और 19 तारीख को शायद उनको उठाया गया है। हाँ, उसमें 19 तारीख को उनको अरेस्ट किया गया था और 20 तारीख को पुलिस तो कह रही थी कि नहीं हमने इनको 20 को ही किया, लेकिन उनको 19 को अरेस्ट किया गया था और 20 तारीख को उनको कोर्ट में पेश किया गया। 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है और अब उनको जुडिशियल कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया गया भिवानी जेल में। और अगली जो सुनवाई होगी वो कब तक होगी वकील साहब? वो आगे की 4 सितंबर नेक्स्ट डेट फिक्स की गई है कोर्ट के द्वारा। और इसी बीच अगर किसी भी मतलब कैदी को अगर बेल लेनी है तो क्या कुछ प्रोसेस रहता है? देखिए वो एक प्रक्रिया है, वो सारी प्रक्रियाएं हम करेंगे। वो तो एक कोर्ट की माननीय न्यायालय की प्रक्रिया है, वो बेल ले सकते हैं। जी, मतलब आपको पूरा भरोसा है माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी, हाई कोर्ट पर भी, कि जो भी होगा वो सही होगा और निष्पक्ष तरीके से होगा? देखिए इस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी इनकी बेल हो सके, क्योंकि इसीलिए ये धारा इतनी गंभीर लगाई गई कि जल्दी से बाहर ना आए। और हमेशा देखिए इस देश में जब कहीं नहीं न्याय मिलता तो माननीय न्यायालय के अंदर ही न्याय मिलता है और हम सबको न्यायालय के ऊपर, माननीय न्यायालयों के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। जी, और मैं वही एक चीज़ दोबारा से कहना चाहूँगी, ना तो कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील, और उनको कोर्ट में पेश कर दिया गया, सुबह उठा लिया गया, उसके बाद पूरे दिन रखा गया, अगले दिन कोर्ट में पेश किया गया, तब उनको पता चलता है, तब भी नहीं बताया गया। उसके बाद एप्लीकेशन मूव की गई वकीलों के द्वारा कि कम से कम पता तो चले कि देसी पत्रकार कर्मों को अगर पकड़ा गया है तो किस वजह से पकड़ा गया है, किस वजह से कोर्ट में पेश किया गया है। क्योंकि जब तक धाराएं ही वकील को नहीं पता चलेंगी तो वो इस केस को फाइट भी कैसे कर पाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई। हम तो जी वही बात है, मीडिएटर हैं, निष्पक्षता से पत्रकारिता करना हमारा काम है। ना किसी मुद्दे को, ना तो हमने आज तक हमने गरमाया, ना भड़काया, ना कुछ और, सिर्फ पीड़ितों की आवाज अपने चैनल के माध्यम से रखने का काम हमने किया है। और वही बात है, लास्ट में और अंत में रिजल्ट क्या मिलता है, इस प्रकार की धाराएं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राजद्रोह, देशद्रोह तक की मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए उनके ऊपर। नहीं, देखिए साइबर टेरर जो 66F IT एक्ट है, ये साइबर टेररिज्म की धारा है और जितना मेरा अपना मानना है कि ये धारा बिल्कुल अनुचित तरीके से लगाई गई है। उन्होंने ऐसा कोई साइबर टेररिज्म की जो परिभाषा वो FIR के कंटेंट से बिल्कुल अलग है और मेरे ओपिनियन में ये बिल्कुल गलत धारा लगाई गई है। जी,
तो आप लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है, क्योंकि चाहने वाले बहुत हैं देसी पत्रकार कर्मों को। पता नहीं कितने लोगों को इंसाफ दिलाया है। जो लड़ाई 40-40 50-50 साल पुरानी चल रही थी, उसके अंदर भी उन्होंने न्याय दिलाने का भी काम किया है, आवाज लोगों की उठाई है। उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, देसी पत्रकार कर्म हमेशा गरीबों की आवाज़ बने हैं। आवाज़ मुद्दे बिल्कुल गरीब के मुद्दे उठाए हैं और उनको उनके साथ न्याय होना चाहिए। और हमें उम्मीद है हमें माननीय न्यायालय के द्वारा कि उनके साथ न्याय होगा। लेकिन कुछ मतलब जिस तरह का व्यवहार हुआ है, ऐसा व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था। जी, तो मैं वही कहना चाहूँगी, आपके जो चहेते पत्रकार हैं, देसी पत्रकार कर्मू, फिलहाल जेल में है, हिरासत में है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत है। 4 सितंबर को सुनवाई होने वाली है और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है। जस्टिस फॉर कर्मू होना चाहिए और उनको न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। और सरकार अपने एग्जाम्पल सेट करने में न जाने कितने लोगों की आवाज़ दबाने का काम इसी बीच करेगी। ये तो आप देख ही सकते हैं कि पिछले 2 दिन से आपको आपके चहेते पत्रकार, देसी पत्रकार कर्मू चैनल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और सब लोगों के मन में डाउट था, क्वेश्चन था। तो हमें लगा कि वकीलों से मिलकर आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे होना चाहिए कि आपके जो चहेते, आपके जो प्यारे और लाडले पत्रकार हैं, देसी पत्रकार कर्मू, उनको न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। 4 सितंबर को सुनवाई होगी, लेकिन इसी बीच हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो है बेल का क्या करवाया जाए सर? देखिए, माननीय न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत लास्ट की कोर्ट, सबसे बड़ी कोर्ट है। सबसे पहले माननीय जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उसमें बेल अप्लाई होती है। अगर वहाँ नहीं मिलती तो फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट तो सबसे अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सभी से मेरी अपील है कि आप लोगों को ये भी चीज़ समझनी पड़ेगी कि पत्रकारों का काम आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और अगर कोई भी व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो आपने एक वीडियो कर्मू की ज़रूर सोशल मीडिया पर देखी होगी कि वो उसको अपनी गाड़ी पर खड़े होकर लोगों को यही बोल रहे हैं कि दाई से कभी पेट नहीं छुपाना चाहिए और उनका कहने का मतलब यही था कि जो भी मैटर है उसको आप खुलकर बताना, सारी की सारी बातें मेरे सामने रखना। अगर आप सही हैं तो न्याय आपको दिलवाया जाएगा, लेकिन अगर जब बातें ही लोगों के द्वारा छुपा ली जाए और उसके बाद जो है हमें क्या पता उनकी मंशा क्या है बात छुपाने के पीछे और ना, क्योंकि जिस मैटर की मैं बात कर रही हूँ वो मैटर तो आप लोग समझ ही चुके होंगे। हमने तो एक काम किया है जी, प्रशासन तक वो चीज़ पहुँचाने का, गवर्नमेंट तक वो चीज़ पहुँचाने का, क्योंकि शुरुआती दिनों में हर किसी को लग रहा था कि वो पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ दब रही है, प्रशासन किसी दबाव की वजह से उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है। ऐसे में देसी पत्रकार कर्मू बीच में आए थे और अब उनको सिला ये मिला है इस बात का कि उन्होंने प्रशासन की बात को भी रखा लोगों के सामने, तो भी लोगों ने उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया और आज इतनी बड़ी बड़ी धाराएं उनके ऊपर लगा दी गई है कि साइबर टेररिज्म के तहत उनके ऊपर धारा लगा के और साइबर टेररिस्ट उनको बना दिया गया है। तो मेरी सरकार से भी और प्रशासन से भी अपील है कि इस मामले में गो थ्रू करके निष्पक्ष तौर पर जांच होनी चाहिए। और जैसा सर ने कहा कि माननीय न्याय प्रणाली पर भी उनको पूरा भरोसा है और जल्द ही वो बाहर भी आएंगे। लेकिन अगर बाहर नहीं आते हैं तो ये केस और भी ज़्यादा भयावह हो सकता है और ऐसे में आप लोगों का आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है। जस्टिस फॉर कर्मू आप लोगों को भी डालना है और आप मुझे ये भी बताइएगा कि किन किन लोगों की आवाज़ उन्होंने उठाई, किन किन लोगों को न्याय दिलवाया, ताकि पता चले कोर्ट को भी, प्रशासन को भी, सरकार को भी कि कितने लोगों की आवाज़ देसी पत्रकार कर्मू बने और किन किन को न्याय दिलवाया गया। बाकी ये मैसेज आप तक पहुंचाना था। पूरा ये इंटरव्यू देखने के बाद आपका क्या मानना है ये आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कर्मू लिखना न भूलिएगा। धन्यवाद।